नमस्कार दर्शक बंधु मु सुनंदन मिश्र। वर्ष 2016 केंद्र सरकार गोटे निष्पत्ति नियंती। निष्पत्ति यह जे भारत में सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी चलाचल करिवो आ से सब रेलगाड़ी विदेश रु भारत को आसिबो। किंतु से समय रेल बोर्ड चेयरमैन को पाखरे पहुंचती 38 वर्ष अभिज्ञ जड़े इंजीनियर। से सेतबळे चेन्नई रे थिबा रेलबाईर इंटीग्राल कोच फैक्ट्री बा आईसीएफ रो जनरल मैनेजर थांती ना सुधांशुमणि। सुधांशुंकर प्रस्ताव थिला कि आमे भारत रे ही भारतीय ज्ञान कौशल रे सेमी हाई स्पीड ट्रेन तैयारी करिबा। विदेश रु आनिले जेतिकी खर्च हेबो आमे निजे तैयारी कले तार 3 भाग रु भागे खर्च रे ट्रेन तैयारी हो जिवो। सेतबळे सुधांशुंकर प्रस्ताव टिके अवास्तव लागुथला। किंतु परिशेष रे से रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड चेयरमैन को तांको प्रस्ताव रे राजी करि पारिथिले एवं आरंभ होइथिला प्रोजेक्ट ट्रेन 18। मात्र 18 मास रे ही ए ट्रेन तैयारी होइथिला जहाको आजी आमे वंदे भारत एक्सप्रेस नारे जानुछंती। फेब्रुआरी 2019 रे प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली रु वाराणसी को प्रथम वंदे भारत ट्रेन रो शुभारंभ करथिले एवं एबे भारतीय रेल इतिहास रो ए जुगांतकारी ट्रेन हावड़ा रु पुरी रूट रे भी चलाचल आरंभ करिवो। आज आम सहित अछंती से ट्रेन 18 स्रष्टा जहांकर उद्यम रे आज आमे आमर निजर एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन तैयारी करि परिछे और वंदे भारत एवं भारत सरकार गोटे फ्लैगशिप ट्रेन प्रोजेक्ट साजी पारिछि। स्वागत करिबा इंटीग्राल कोच फैक्ट्री चेन्नई रो पूर्वतन जनरल मैनेजर सुधांशु मणि को। सुधांशु जी, स्वागत है आपका। पहले तो धन्यवाद आपके समय के लिए और धन्यवाद ये सोच के लिए, इस सोच के लिए, वंदे भारत की सोच के लिए। जानना चाहेंगे आपसे कि ये जहन में, दिमाग में ये सोच कब से और कैसे आया? शुरुआती दिनों में ये सोच था जहन में या फिर बाद में जाके जब जनरल मैनेजर आप बने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का, तब जहन में आया कि ऐसे कुछ बनाते हैं? नहीं, देखिए, जो भारतीय रेल की ट्रेनें हैं, आप पिछले 60-70 सालों में इनकी इमेज, जो रिकॉल है ट्रेन्स का, वो बहुत चेंज नहीं हुआ है। वो बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर, रंग बदल गया है, लाल से गल्फ रेड से ब्लू हो गया है, बीच में जर्मन टेक्नोलॉजी भी लाई गई, लेकिन वो ये इमेज चेंज नहीं। तो बचपन से ही एक एंग्स्ट मेरे मन में था कि हमारी इतनी बड़ी रेलवे है, इतने काबिल इंजीनियर्स हैं, इतना बड़ा नेटवर्क है, तो हम लोग के यहाँ ऐसी एक मॉडर्न एस्थेटिकली सुपीरियर विथ सुपीरियर टेक्नोलॉजी ऐसी कोई ट्रेन भारत में क्यों नहीं बन सकती? जो मैगजीन्स वगैरह में जापान या जर्मनी की ट्रेन देखता था मैं, और बाद में रेलवे सर्विस ज्वाइन करने के साथ भी ये एंग्स्ट रहा, एक ड्रीम रहा। जब मेरी पोस्टिंग हुई जनरल मैनेजर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में, तो समझिए वो एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी सामने आई कि ये अगर आपका वाकई ऐसा ड्रीम रहा है, तो अब इतनी बड़ी फैक्ट्री के इंचार्ज आप हैं, तो उस ड्रीम को आगे बढ़ाइए, उस ड्रीम को रियलाइज करने की कोशिश करिए। अदरवाइज वो ड्रीम नहीं था, वो एक पाइप ड्रीम कहलाए। तो ये कहानी है इसकी। ये एंग्स्ट और ड्रीम तो मन में बहुत था, मौका तब मिला जब इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का जनरल मैनेजर बनने का मुझे मौका, सौभाग्य मिला। तो वो जर्नी के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे कि जब ये सोच आया दिमाग में कि ऐसे कुछ बनाते हैं, तो काफ़ी कुछ स्ट्रगल भी करना पड़ा क्योंकि बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी थे, कन्विंस भी करना था एटलीस्ट रेलवे बोर्ड चेयरमैन को कि ऐसे कुछ बनाना है। उनके पास भी समय कम था क्योंकि उनका भी रिटायरमेंट काफ़ी नज़दीक था, आपका भी रिटायरमेंट काफ़ी नज़दीक था। तो कैसे ये दिमाग में आया कि इतना टाइम फ्रेम के अंदर हम बना के दिखाएंगे, और क्या कुछ स्ट्रगल करना पड़ा? देखिए सर, पहली बात तो ये कि जब पोस्टिंग हुई मेरी, तो जैसा मैंने आपको कहा कि एक मन में था कि ऐसी एक मॉडर्न सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेट डिजाइन करके, मैन्युफैक्चर करके बनाई जाए। लेकिन एक बड़ा फॉर्च्यून, एक बहुत बड़ा लक कहिए, कि जो टीम थी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में, जिसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, वो मुझे मिली, वो वहां पे थी। स्टाफ की, इंजीनियर्स की, डिजाइनर्स की, मैन्युफैक्चरर्स की। तो वो एक बड़ी कॉम्पिटेंट सी टीम थी, और उनके मन में भी ऐसा कुछ करने का जज्बा था कि बहुत सालों से एक ही तरह की, एक ही ढर्रे पे ट्रेन बनाते हुए उनको भी एक ennui, एक बोर्डम
था और वो भी चाहते थे कि कुछ नया आउट ऑफ द बॉक्स करके दिखाएं। तो मेरा काम ये था कि उस एनर्जी को चैनलाइज किया जाए। तो ये एक फॉर्च्यून मेरे पास था। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बहुत बड़ी फैक्ट्री है और आज तक वो अब तो 70,000 के करीब होगा। उस समय जब मैं गया तब भी ये 50,000 से ज्यादा कोचेज मैन्युफैक्चर कर चुकी थी। तो मतलब प्लेटफॉर्म भी था, टीम भी थी। तो पहले हम लोगों ने जब प्रपोजल भेजा 2016 के एंड में, तो वो कई महीनों तक रेलवे बोर्ड में इधर उधर घूमता रहा, क्योंकि लोगों को लगता था कि भाई ये बना नहीं पाएंगे, अच्छी नहीं बनाएंगे, और इनके इस बनाने के चक्कर में इंपोर्ट भी नहीं हो पाएगा। इसके अलावा प्लेन जेलसी, स्केप्टिसिज्म, सिनिसिज्म, ये सब था। तो एक बड़ा चैलेंज था कि हालांकि जनरल मैनेजर्स को इस गवर्नमेंट ने बहुत एम्पावर कर दिया है। कोई भी प्रोजेक्ट लेने में खर्चा जो होता है वो पूरा जनरल मैनेजर लोकली कर सकता है। लेकिन चूंकि एक नई ढर्रे की ट्रेन हमें बनानी थी, ट्रेन सेट जिसमें कोई लोकोमोटिव नहीं होगा और 180 किलोमीटर की टेस्ट होगी, तो रेलवे बोर्ड का सैंक्शन जरूरी था। और चूंकि वो नहीं मिल पा रहा था तो वो एक बड़ा चैलेंजिंग टाइम था। बाद में चेयरमैन रेलवे बोर्ड मित्तल साहब थे उन दिनों, ब्लेस हिज सोल, वो नहीं रहे। उनके पास मैं गया, मैंने कहा अगर आपको लगता है कि हम बना सकते हैं तो हमें सिर्फ 2 ट्रेन बनाने का सैंक्शन दीजिए और हम आप जितने में इंपोर्ट करेंगे उससे 1/3 दाम में कोशिश करेंगे कि बना के ये ट्रेन दिखाएं। और आपके रिटायरमेंट से पहले, हालांकि वो थोड़ी झूठ बात थी, का रिटायरमेंट जुलाई 2018 में था। अब मैं बात कर रहा हूँ मार्च 17 की, तो ये 14-15 महीनों में बनने वाले नहीं थी। लेकिन फिर भी हमने कहा कि साहब आपके रिटायर होने से पहले बना देंगे। और फिर फाइनली जब उन्होंने सैंक्शन दिया तो उसके बाद काम की तब शुरुआत हुई, क्योंकि ये सब इंतजार कर रहे थे कि भाई बनाने की अथॉरिटी तो हमें मिलनी चाहिए। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि आज़ादी के 75 साल के बाद ऐसे सोच आना और उसके बाद एक सरकार वैसे आना जो इन सब चीज़ों को प्रोत्साहित करे, हमें इतना टाइम क्यों लग गया? 75 साल क्यों लग गए हमारे देश में जो गाड़ियाँ, वो जो रेलगाड़ियाँ चल रहे हैं उसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? तो जी देखिए, 75 साल एक मैंने बात कही कि इतने 70 साल से ट्रेनों की शक्ल जो है वो उनमें चेंज नहीं हुआ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इन 75 साल में कोई काम नहीं हुआ। देखिए, जब पहली बार राजधानी मेरे ख्याल से 1970 के आसपास शुरू हुई थी, डेट मुझे याद नहीं है, जिस समय शुरू हुई तो वो एशिया की फास्ट ट्रेनों में एक थी, जापान को अगर छोड़ दे बाकी जगह से। शक्ल बहुत चेंज नहीं हुई थी लेकिन ट्रेन अच्छी शुरू हुई थी। बाद में सिंधिया साहब जब रेल मंत्री थे तो शताब्दी शुरू की गई, वो भी एक बड़ी अच्छी पहल थी। इस तरह के काम होते रहे थे। ये जरूर कहूंगा मैं कि पिछले 20-25 साल से ये बात चल रही थी कि ट्रेन सेट बननी चाहिए जिनमें लोकोमोटिव नहीं होगा, सिर्फ कोचेज होगी और सारा इक्विपमेंट अंडर द बोर्ड होगा। ऊपर की सारी जगह जो है पैसेंजर्स की एमिनिटीज में यूज की जाए। और ये डिपार्टमेंटल रैंगल में फंसी रही ये बात 20-25 सालों में। डिपार्टमेंटल रैंगल मतलब कोई कोच मेंटेन करता है, कोई लोकोमोटिव, तो ये हुआ कि ये तो एक नया एनिमल है, इसका माई बाप कौन होगा। फिर ये हुआ कि भाई अच्छी बननी है तो इंपोर्ट करके लाई जाए। इन सब झगड़ों में 20-25 साल जरूर वेस्ट हुए, ये मैं कहूंगा। और 70 साल से ट्रेन की शक्ल में बहुत चेंज नहीं हुआ, तो ये मैं कहना चाह रहा था। लेकिन काम तो हुकूमत की तरफ हो ही रहा था। ये मैं मानता हूं कि ये ऐसी ट्रेन से कि काफी पहले बन सकती थी अगर सब लोग मिलके इसमें सिनर्जी के साथ काम करते। बहरहाल वो बात अब पुरानी हो गई। जी, लेकिन हाँ, वो बात पुरानी भी हो गई और हम थोड़ी उससे तो थोड़ा आगे निकल चुके हैं। अभी उसके आगे देखने की बारी है। तो जानना चाहेंगे इसके ऊपर क्या वंदे भारत का कौन से वर्जन्स अभी आ चुके हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, और आगे क्या हम सेमी हाई स्पीड से हाई स्पीड वंदे भारत भी देखेंगे? क्या कभी भारत में ऑटो पायलट मोड में भी देखने को मिलेगा रेलवे नेटवर्क में, और ये जो ट्रेन्स चल रहे हैं उनमें देखने को मिलेगा? अगर
मेट्रो हो सकता है तो ट्रेन क्यों नहीं? बहुत सारे चैलेंजेस है, उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन इसमें वंदे भारत की कोई वर्जन हमें आगे चल के देखने को मिल सकता है क्या? अच्छा, दो तीन चीज है। तो पहले वंदे भारत के इम्प्रूव वर्जन की बात करें तो ये पहला, जब हम लोग ने वंदे भारत ट्रेन 18 पहली बनाई तो हम लोग पहली बार कोई काम कर रहे थे, और हम चाहते थे कि वर्ल्ड क्लास जैसी बने, पर हमें पता था कि ठीक है, वर्ल्ड क्लास जैसी नहीं बनेगी, नियर वर्ल्ड क्लास बन पाएगी। पहला अटेम्प्ट है हमारा। और इसके बाद चूंकि हमने खुद बनाई है, हमारा अपना जा है ये, इसके बाद हम इसको इम्प्रूव करते चलेंगे। और जबकि आप टेक्नोलॉजी बाहर से लाते हैं तो आप उसको और खराब करते जाते हैं, वैसा नहीं बना पाते जैसा लाए थे, क्योंकि सारी आपको नोहाऊ नोवाई आपके पास होती नहीं। तो क्या इम्प्रूवमेंट था? दो तीन। एक तो देखिए, ट्रेन इटसेल्फ, इसमें एक्सटीरियर की फिनिश और इंटीरियर की फिनिश वर्ल्ड स्टैंडर्ड की नहीं है। अपनी जो ट्रेनें हैं उनसे अच्छी है, लेकिन वर्ल्ड स्टैंडर्ड की नहीं है। तो एक तो ये जरूरी है, और आज भी है क्योंकि अभी तक नहीं हुआ है, कि इसकी फिनिश एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों के अच्छे से इम्प्रूव करके वर्ल्ड स्टैंडर्ड की बनाई जाए। एक तो ये चीज। दूसरा, स्लीपर वर्जन बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप जब इतनी ट्रेनें बना रहे हैं तो डे ट्रेन यानी शताब्दी का इक्वलेंट तो आप जितनी हो सकेगी करेंगे। मुझे नहीं लगता कि 30-40 ट्रेन के बाद ये दिक्कत आएगी कि ये ट्रेन चलाई कहाँ जाए, क्योंकि इसका फेयर भी ज्यादा है। हम्म। तो स्लीपर वर्जन बहुत जरूरी है, क्योंकि राजधानी की इक्वलेंट ट्रेन चाहिए जो ओवरनाइट हो स्लीपर वर्जन से। उस पे काम 2018 में थोड़ा बहुत शुरू हुआ था, और ये तब उम्मीद थी कि 2019 में एंड तक ऐसी एक ट्रेन आएगी, लेकिन वो काम बीच में रोक दिया गया, जो भी वजह हो। अब सुनते हैं कि इस पे काम कुछ शुरू हुआ है, और बड़ा जरूरी है कि ये स्लीपर वर्जन जल्दी से जल्दी आए। और मैं समझता हूँ अभी भी स्ट्रांगली काम करें तो ये 2024 के मिडिल तक तो जरूर आ सकती है, अर्ली 2024 टू मिडिल। लेकिन उस पर जरूरी लग के काम करना पड़ेगा, जैसा पहली ट्रेन के लिए किया गया था। जी। एक इम्प्रूवमेंट और है कि आजकल दुनिया में इस स्पीड रेंज में ट्रेन ज्यादातर एल्यूमिनियम बॉडी की बनती हम्म। है। एल्यूमिनियम लाइटर होता है, इसकी वजह से एनर्जी एफिशिएंट होता है, क्योंकि आप कम वेट कैरी कर रहे हैं, और एस्थेटिकली भी सुपीरियर है, और ड्यूरेबल भी है। तो एल्यूमिनियम वर्जन बनाने के लिए एक शुरू में हमें विदेश से प्रोफाइल लानी होगी, क्योंकि उन प्रोफाइल को, लंबी प्रोफाइल बनती है जिससे वेल्डिंग कम से कम हो, उसको अभी एक्सट्रूड करने की कैपेबिलिटी कंट्री में नहीं है। और एक्सट्रूड करने की कैपेबिलिटी लगाने के लिए चाहिए कि लार्ज नंबर में बनाए, तो कोई पैसा लगाएगा और करेगा। हम्म। तो मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम वर्जन भी जल्दी से जल्दी आना चाहिए। ठीक। और फ्यूचर मेरे हिसाब से एल्यूमिनियम नहीं है। ठीक। ठीक। टेंडर रेलवे बोर्ड ने कर रखा है 100 ठीक। ट्रेन। एक चीज़ मैं थोड़ा इसमें ऐड करना चाहूँगा सुधांशु जी। हाई स्पीड सेमी हाई स्पीड ट्रेन हमारे देश में चलाना किसी चैलेंज से कम नहीं है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर वक्त देखने को हमें मिलता है कि हमारे रेलवे ट्रैक के ऊपर गाय भैंस, कभी कभार बहुत बार इंसान, और उड़ीसा झारखंड जैसे, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बहुत बार हाथियों को भी देखा जाता है, और बहुत बार एक्सीडेंट्स भी होते हैं। ये कितना बड़ा चैलेंज है सेमी हाई स्पीड हो या फिर बाद में जाके हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए इंडिया में है? 65,000 70,000 के ये जो हमारे रेलवे नेटवर्क है, क्या इसको फेंसिंग की ज़रूरत है? किस तरीके से ये सब इन सब चीज़ों को टैकल किया जाएगा अगर वंदे भारत को देश के कोने कोने में पहुंचाना है? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, ये ट्रेन 160 किलोमीटर पे चलाने के लिए डिजाइन की गई थी, 180 पे टेस्ट की गई थी। और ये हम लोग मान के चल रहे थे कि क्योंकि 160 किलोमीटर का ट्रेन चलाने के लिए फेंसिंग जरूरी है, उसके बिना आपको चलाने की सैंक्शन नहीं देंगे कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी। तो ये जो दिल्ली आगरा के बीच में 160 पे चलती है, वहां पे कम से कम पेपर पे ये है कि ट्रैक फेंस्ड है। तो फेंसिंग जरूरी है और होनी चाहिए। देखिए, आप इतनी ट्रेन बना रहे हैं, उसमें पैसा लगा रहे हैं हम लोग, पूरी स्पीड पे नहीं चल पा रही है वो। और लॉन्ग टर्म
में फेंसिंग जितनी हो सके कम से कम क्वाड्रिलेटरल और डायगोनल की होनी चाहिए फेंसिंग इन इटसेल्फ एंड एज अ पार्ट ऑफ अपग्रेडेशन टू 160 किलोमीटर पर आवर। तो ये सैंक्शन काम है दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से हावड़ा, वो थोड़ा धीरे गति से चल रहा है, उसको और तेज करना चाहिए। और आपने ठीक कहा कि जब तक फेंसिंग नहीं होगी तो 130 किलोमीटर से ऊपर नहीं चला पाएंगे हम लोग, 140 से ऊपर। और नीचे के स्पीड पे भी और ट्रेनों के मुकाबले इसमें चूंकि आगे एरोडायनेमिक नोज है, तो जब कोई कैटल से इसका ये टकराती है तो नोज डैमेज हो जाता है और फिर उसको रिपेयर करना पड़ता है अगले दिन। जबकि नॉर्मल ट्रेन में वो आगे काउ कैचर होता है, वो उससे उतना डैमेज नहीं होता है ट्रेन। और इसीलिए ये चूंकि इसका नोज डैमेज होता है, इसीलिए न्यूज में भी ज्यादा आ रहा है। तो अच्छी बात है कि न्यूज में आ रहा है। कम से कम इसके न्यूज में आने से ये ड्राइव मिलेगी कि हमें जल्दी से जल्दी फेंसिंग ट्रैक की करनी चाहिए। जहां तक हाई स्पीड का आपने कहा, देखिए हाई स्पीड हमारे जो एग्जिस्टिंग ट्रैक है ये हम लोग सारे अटेम्प्ट कर लें तो 210 किलोमीटर की स्पीड तक जा सकते हैं बहुत अपग्रेडेशन के बाद। हाई स्पीड ट्रेन यानी 250 किलोमीटर और अबव, उसके लिए आपको डेडिकेटेड ट्रैक चाहिए। तो वो डेडिकेटेड ट्रैक या तो एलिवेटेड होगा, अगर एलिवेटेड नहीं ग्राउंड पे भी है तो अच्छी तरह से फेंस्ड होगा, और उसमें कर्वेचर कम होते हैं, ग्रेड्स कम तो होते हैं, क्या ऐसा मैं क्या वो सोच है सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं उनके दिमाग में, रेलवे बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं उनके दिमाग में भी आगे चल के डेडिकेटेड ट्रैक्स बनाएं और हाई स्पीड तक लेके जाएं वंदे भारत और उसका अपर वर्जन को? नहीं, देखिए वो बिल्कुल सोच तो है ही। आज आपको बता दूं कि 2014 से पहले ये हाई स्पीड ट्रैक, हाई स्पीड ट्रेन लाई जाए, इस पे डिबेट चलता रहता और हम लोग डिबेट बहुत करते हैं। और ये नहीं कि करने की तरफ कम झुकाव रहता है। कम से कम इस सरकार के आने के बाद, खास तौर से प्राइम मिनिस्टर की वजह से, एक हाई स्पीड ट्रेन का निर्माण शुरू हुआ, हाई स्पीड ट्रैक का, मुंबई से अहमदाबाद। वो थोड़ा पॉलिटिक्स में फंस गया था बीच में महाराष्ट्र की वजह से, लेकिन अब वो फिर ट्रैक पे है और उम्मीद करते हैं कि अगले 4-5 साल में वो रेडी हो जाएगा। और इसके अलावा मैं मानता हूं कि कम से कम 2-3 सेक्टर में भी और भी हाई स्पीड ट्रैक डालना चाहिए। जी। ये डे ट्रेन चेन्नई बैंगलोर हो गया, इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल हैं। और उसके बाद एक थॉरो इवैल्यूएशन होना चाहिए कि हमारे इंडिया की सिचुएशन में ये हाई ठीक। स्पीड ट्रेन जी। कितनी वाजिब है। कुछ लेकिन कुछ आम आदमियों के, आम लोगों के सवाल हैं, आपसे जानना चाहेंगे। इसमें कौतूहल बहुत भरा हुआ है। जैसे कि एक सवाल ऐसा भी है कि वंदे भारत आने के बाद बहुत सारे लोग जो ट्रेन का सफ़र छोड़ दिए थे, क्योंकि थोड़ा चीपर भी हो गया था फ्लाइट के टिकट्स, तो लोग फ्लाइट प्रेफर कर रहे थे। लेकिन अंदर ही अंदर चाहते थे कि इस तरीके का एक ट्रेन हो जिसमें वादियाँ देखते देखते चले, हाँ, नज़ारों का मज़ा भी लिया जाए और सफ़र भी साथ साथ चले। तो प्लेन्स के जो कस्टमर्स है, उस तरीके के जो कस्टमर्स हैं, क्या वंदे भारत के जैसे ट्रेन और ट्रेनों के आने से वो लोग अभी ट्रेन की तरफ फिर से उनका झुकावट बढ़ेगा और वो लोग ट्रेन के कस्टमर्स, रेलवे के कस्टमर्स बनेंगे? जरूर, देखिए इसमें दो बातें हैं। ट्रेन जर्नी कस्टमर के लिए जरूरी ज्यादा कंफर्टेबल है। आपको एयरपोर्ट पे कितनी बार लाइन लगना पड़ता है, एयरपोर्ट पे घुसने से लेके सिक्योरिटी, एक्सरे, ये ट्रेन, तो ट्रेन स्टेशन पे ऐसा कुछ नहीं है। और फ्री मूवमेंट भी बेटर रहता है ट्रेन में। और सबसे ज्यादा देखिए ट्रेन जो है वो 6 से 8 गुना क्लीनर है रोड और एयर के मुकाबले, इसलिए सरकार की तरफ से भी ट्रेन पे ज्यादा पुश होना चाहिए। अब क्योंकि ये कुछ ट्रैवल टाइम भी कट डाउन कर रही है, इसमें एमिनिटीज भी बेटर हैं, तो लोग कुछ वापस आ रहे हैं ट्रेन की तरफ। यही अगर ट्रेन अपनी फुल स्पीड पे चलाई जा सके 160 में ट्रैक अपग्रेडेशन के बाद, तो बहुत लोग और बजाय एयर ट्रैवल के ट्रेन ट्रैवल प्रेफर करेंगे। तो एक कंपटीशन भी होगा। और जहां तक हाई स्पीड का सवाल है, जहां पे हाई स्पीड ट्रेन आ जाएगी वहां तो समझिए कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी एयर ट्रैवल करेगा। जैसे मुंबई अहमदाबाद के बीच में जब ये ट्रेन आ जाएगी और 2.5-3 घंटे में आप मुंबई से अहमदाबाद पहुंचेंगे,
3 घंटे भी लगा लें तो वो इट इज क्विकर देन एयर ट्रैवल। तो वहां एयर ट्रैवल तो मुझे नहीं लगता कि बचेगा भी। तो जी। आपकी बात सही है। वंदे भारत एक शुरुआत है कि लोग ट्रेनों की तरफ वापस आए एयर ट्रैवल के बजाय। और जितना तेजी से हम ट्रैक अपग्रेड करेंगे और ट्रेन की स्पीड और बढ़ा के चला पाएंगे वो और लोग आएंगे इस तरफ। और एक सवाल ये भी है कि जैसे हमारे देश में एक नोशन सा है कि बहुत सारे लोग जो हैं आम आदमी सफ़र करते हैं, बहुत अलग अलग तबके के। ट्रेन जितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसका मेंटेनेंस में प्रॉब्लम हो जाता है, लोग उसका इस्तेमाल बहुत गलत तरीके से करते हैं। बहुत सारे पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत है। ट्रेनों के अंदर हम देखते हैं कि साफ़ सफाई को लेके, स्वच्छता को लेके बहुत सवाल उठते हैं, क्योंकि लोगों के तरफ से बहुत सारी गलतियाँ किए जाते हैं। टॉयलेट की यूज़ इस्तेमाल, इसके मामले में हम बोल सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्या वंदे भारत के क्षेत्र में? हम बोल सकते हैं कि आगे चल के लोगों को भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये लोगों का ही प्रॉपर्टी है। आपकी बात सही है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि देखिए, लोगों की जिम्मेदारी मेरे हिसाब से बाद में आती है, सरकार की पहले आती है। जी। आपको एक एग्जांपल दूंगा। जब कोलकाता की मेट्रो शुरू हुई थी तो लोगों का ये मानना था कि ये जैसे हमारे भारतीय रेल के स्टेशन गंदे रहते हैं वैसा ही रहेगा और ये मेट्रो कैसे चल पाएगी, सफाई नहीं होगी। पर जब वो एक साफ सुथरी मेट्रो और अच्छी ट्रेन कलकत्ता में दी तो लोगों ने खुद उसको साफ रखने का, वहां पे कोई गंदगी नहीं दिखती थी। मैं आपको 80s की बात कर रहा हूँ। तो जब आप अच्छी ट्रेनें देंगे तो हो सकता है शुरू में कुछ दिक्कतें आए, लेकिन बाय एंड लार्ज अगर आप एक मैकेनिज्म रखेंगे कि ट्रेन अच्छी दी जाए और अच्छी उसकी साफ सफाई रखी जाए, जो सरकार का काम है, तो लोग भी अपनी तरफ से उसको अच्छे से यूज करना जरूर शुरू करेंगे। मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए मेरे हिसाब से जिम्मेदारी पहले सरकार की आती जी। है। अ, और जब जब ट्रेनों की बात होती है और स्पीड ट्रेन का बढ़ता चला जाता है, अगर वो हाई स्पीड हो जाता है या सेमी हाई स्पीड हो जाता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लोको पायलट का, जो सिग्नल में खड़ा हुआ सिग्नल मैन है उसका और जो स्टेशन मास्टर है उन सब लोगों का बढ़ भी जाता है। तो हमारे पास क्या वो स्ट्रेंथ है, क्या वो क्वालिटी है ग्राउंड पे जो लोग काम कर रहे हैं, क्या वो उतना रिस्पॉन्सिबल है आगे चल के? अगर देश के कोने कोने में वंदे भारत जैसा हाई स्पीड ट्रेन पहुंचता है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन पहुंचता है, तो उसको ऑपरेट हम अच्छी तरीके से कर सके? जी, ये सेफ्टी से रिलेटेड देखिए, आपने सुना होगा एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट भारतीय रेल ने किया था, उसका नाम है कवच। कवच जो है ये मॉडर्न ETCS लेवल 2 सिस्टम जो यूरोप में चलता है सिग्नलिंग का, उसके बराबर की चीज है। और उसके एक तिहाई एक चौथाई दाम पे ये डेवलप किया गया है इंडिया में और अब उसका प्रोलिफरेशन शुरू हो रहा है। तो वंदे भारत में भी कवच को लगाने का प्रोविजन कर दिया है सरकार ने। तो जितनी जल्दी कवच के इंस्टॉलेशन आएंगे तो वो बहुत ही सेफ सिस्टम है। उसमें एक्सीडेंट की चांसेस कम हो जाती हैं बहुत, क्योंकि उसमें कैब सिग्नलिंग रहती है। और अगर ड्राइवर कहीं कोई सिग्नल इग्नोर भी करता है तो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग शुरू। तो जिस तरह से थ्रस्ट वंदे भारत पे है, नहीं थ्रस्ट कवच और ट्रैक अपग्रेडेशन में अगर किया जाए तो आज की जो ट्रेन है उससे ज्यादा सेफ रहेगी। इसमें ये डर नहीं है कि इसमें कोई सेफ्टी विषय हो। जी। आखिर में एक दो सवाल और। क्या वो समय दूर नहीं है जब हम भारत के सारे ट्रेनों को वंदे भारत के नज़रिए से देखेंगे, वंदे भारत की तरह देखेंगे, उस क्वालिटी का, उस लुक एंड फील का, उस स्पीड का, उस थ्रिल का, उसी तरीके की सारे ट्रेन हमें भारत में देखने को मिलेगा? क्या वो समय ज़्यादा दूर नहीं है? जी, आ, हमें ये सवाल नहीं करना है कि वो समय दूर है या नहीं है। हमें ये मान के चलना है कि वो समय आएगा। और अमृत काल चल रहा है आजकल। अमृत काल खत्म होने से पहले वो समय भारत में आना है। और ये मान के जो हम चलेंगे कि आना है तो उसके लिए उस हिसाब से काम करना होगा। अक्सर सवाल उठता है कि ये एलिटिस्ट ट्रेन है। ठीक है, आज की डेट में इसका फेयर ज्यादा है, एलिटिस्ट है। पर हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि भारत का कॉमनेस्ट मैन
भारत का हर आदमी इतना सक्षम होगा कि वंदे भारत जैसी ट्रेन में चल सके। आज हम जैसे सेकंड क्लास में पैसेंजर्स को कैरी करते हैं, वो डिग्निटी के साथ नहीं कैरी करते। ये आप एक डेवलप कंट्री में आप जिस तरह से हम पैसेंजर्स को ले जाते हैं वो ठीक नहीं है। और ये कहना कि वो कम फेयर देता है तो उसको हम इस तरह से ले जाएंगे, ये कोई अच्छे देश की निशानी नहीं होगी। तो ये मान के चलना है कि वंदे भारत या इसकी इक्वलेंट फास्ट ट्रेन चलेंगी, और ऐसे चलेंगी कि जो कॉमनेस्ट आदमी है इंडिया का वो भी उसको अफोर्ड कर पाए, क्योंकि कंट्री तो डेवलप हो रही है, जीडीपी भी बढ़ रही है, पर कैपिटा भी बढ़ रहा है। ये मान के चलना होगा। और कम से कम मैं तो मानता हूं कि 15 से 20 साल में शक्ल आपको ऑलरेडी बदलती दिख रही है। जब अभी 15 ट्रेनें हैं, और जब 1000 ऐसी ट्रेनें हो जाएंगी या उससे भी ज्यादा, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन तो होना ही है। और ये मान के चलना है कि कोने कोने में वंदे भारत या उससे भी बेटर इक्वलेंट ट्रेन चलेंगी। जी, बहुत जल्द। और जब तक ये हम लोगों के पास आपके वार्ता पहुंचाएंगे, तब तक शायद उड़ीसा में भी एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का इनॉग्रेशन हो चुका होगा, क्योंकि हावड़ा से पुरी तक का सफ़र वंदे भारत में तय किया जा सकता है, जिसको लेके ट्रायल रन भी खत्म हो चुका है और काफ़ी जल्द उसका इनॉग्रेशन भी होगा। तो हमारे दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहेंगे, क्यों एक पैसेंजर को वंदे भारत का सफ़र में जाना चाहिए, वंदे भारत में बैठ के एक बार जाना चाहिए एटलीस्ट, और क्या उसको एक्सपीरियंस मिलेगा वंदे भारत में बाकी दूसरे ट्रेन से अलग? देखिए, वो जब हमारे उड़ीसा के लोग जब पहली बार उन्होंने तस्वीरें देखी होंगी, पर अभी जब ट्रेन सामने देखेंगे तो उनको ट्रेन बाहर से ही एक फर्क दिखेगा कि ये ट्रेन की शक्ल अच्छी है, एरोडायनेमिकली प्रोफाइल्ड है। और वहीं से मुझे ऐसा लगता है, जैसा और जगह हुआ है, एक उनको एक गर्व की फीलिंग आएगी। ऐसी ट्रेन भारत में भी बन रही है, तो सफर की शुरुआत ट्रेन में जाने से पहले ही अच्छी हो जाए। उसके बाद तमाम फैसिलिटीज इसमें है। टॉक बैक फैसिलिटी है सेफ्टी के लिए, इसमें डिफ्यूज लाइटिंग है, इसमें सीसीटीवी सर्वेलेंस है, इसकी जो विंडोज हैं वो अच्छे व्यूज के लिए दी गई हैं। और आप एक कोच से दूसरे कोच में जाएंगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने एक कोच क्रॉस किया है, कि इतनी अच्छी सील्ड गैंगवे दी गई है इसमें, बजाय वो जो हमारा रिकटी वेस्टिब्यूल होता है और कोचेस में वैसा नहीं। और कुछ इस तरह के टॉयलेट्स की डिजाइन बहुत अच्छी है, उसको यूज करने में उन्हें कंफर्ट मिलेगा। और जो दरवाजा इसका है मेन, वो जब तक ट्रेन चल रही होगी तो वो नहीं आप खोल पाएंगे, और जब तक बंद नहीं होगा तो ट्रेन चलेगी नहीं। ये एक सेफ्टी फीचर ही है। तो इस तरह के तमाम एक्सपीरियंस उन्हें मिलेंगे जब वो पहली बार ट्रेन में बैठेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, ये जानते हुए कि अभी भी बहुत इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, फिर भी मुझे बहुत उम्मीद है कि उड़ीसा के लोगों को भी ये ट्रेन बहुत पसंद आएगी। और मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी इसका लॉन्च हो। आप ये भी मान के चलिए कि ट्रेन में कुछ तो ऐसी बात है कि प्रधानमंत्री हर ट्रेन का लॉन्च खुद करते हैं। तो ये एक रिसर्जेंट, एक एस्पिरेशनल इंडिया की निशानी है। और उड़ीसा के लोग भी उतने ही रिसर्जेंट और एस्पिरेशनल है, इसकी ट्रेन जरूर पसंद की जाएगी। अब तक 15 चल चुके हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 16वां होगा ये हावड़ा से पुरी वाला ट्रेन, या उससे एक आगे हो सकता है, 17th हो सकता है, कुछ भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। आम सहित कथा होते इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तत्कालीन जनरल मैनेजर सुधांशु मणि। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त सुधांशु मणि, आपंकर समय पाई एवं आलोचना पाई। बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत शुक्रिया। आमे कथा होते इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नईर पूर्वतन जनरल मैनेजर सुधांशु मणि सहित, जो से दायित्व थे, तो रिटायर्ड करगले, कि जो दायित्व थे से ही ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बा से ट्रेन 18 प्रस्तुत करते, तत्वावधान प्रस्तुत होता। एबे हावड़ारू पुरी रूट्रे भी ये ट्रेन चलाचल कर, से आशा रखिंट ओडावासी को खूब ये जो ट्रेन गोटे भल एक्सपीरियंस देव, गोटे भल अभिज्ञता देव बोली आशा। आम स्वतंत्र उपस्थापना को, स्वतंत्र साक्षात्कार को ये रखुचु। विदा दिंतु। नमस्कार।